आज हम भीमा कोरेगांव गौरव गाथा कहने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ हमारा परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र हैं। ये गौरव गाथा पर आज हम आपकी बीच की चर्चा करने वाले हैं। सम्मानित श्रोतागण, सम्मानित समाज के प्रबुद्धजन, भीमा कोरेगांव का अगर आपको सही ढंग से एनालिसिस करना है तो आपको पेशवाओं का इतिहास पढ़ना होगा। जब तक आप पेशवाओं का इतिहास नहीं पढ़ते हैं तब तक आप जो है भीमा कोरेगांव को सही से नहीं सुन पाए। आपको ये मानना चाहिए कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय जो करार हुआ था, उस करार में ये था कि शिवाजी महाराज और उनका वंशज राजा होगा, लेकिन उसका पेशवा, उनका मंत्री ब्राह्मण होगा, जिसे पेशवा के नाम से जाना गया। तो ये उसी समय से आया। लेकिन यही क्रम जो है, जब शिवाजी महाराज की तीसरी पीढ़ी में संभाजी महाराज द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं तो उनका पेशवा बनता है पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव जब शासन में आता है तो तब तक पूरे मराठा साम्राज्य पर ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका होता है। नाम मात्र के मराठे राजा रहते हैं। और जब सत्ता में आता है तो ये समय होता है 1796 ईस्वी। 1796 ईस्वी में संभाजी महाराज द्वितीय की हत्या करके उनके शरीर की टुकड़े टुकड़े करवाकर तुलापुर नदी में फेंकवा देता है। और ये मुनादी कराता है, ये घोषणा करता है कि कोई भी व्यक्ति लाश की टुकड़ों को छुएगा या उसका कोई दाह संस्कार करने की कोशिश करेगा तो उसका भी खत्म कर दिया जाएगा। ये यहीं पर ये कहावत आई है कि हम तुम्हारे लाश के टुकड़ों को कुत्तों को खिला देंगे। तो ये बाजीराव द्वितीय ने कहा था कि संभाजी महाराज की जो टुकड़े हैं लाश के, इस टुकड़ों को कुत्ते, कौवे, गिद्ध और जंगली जानवर खाएंगे, कोई इसे उठा नहीं सकता। किंतु धन्य है संभाजी महाराज की सेना के 2 सिपाही जो उस समय राज बदलने के बाद बुरी दशा में थे, वो छुप करके सारी घटना को देखते रहे। उन्होंने संभाजी महाराज की लाश के टुकड़ों को उठाया। लाश के टुकड़ों को उठा करके उन्होंने जो है उसको सिलने के बाद ले जा करके उसको दफन किया। अब दफन करने की समस्या ये थी कि अगर वो महाराजाओं के कब्रिस्तान में उनको दफन करने की कोशिश करते तो वहाँ उनकी हत्या हो सकती थी। इसलिए उन्होंने वो महाराजा संभाजी महाराज की मिट्टी के टुकड़ों को ले जा करके उन्होंने महारों के कब्रिस्तान में महारवाड़ा में जा करके दफन किया। लेकिन इसकी सूचना जब पेशवा बाजीराव को हुई तो पेशवा बाजीराव जी ने दूसरे दिन ये सेना को भेज करके उनको पकड़ने के लिए, उन जिन लोगों ने दफन किया था उनको पकड़ने के लिए आदेश जारी किया। और उस आदेश में ये भी आदेश हुआ कि गांव के गांव इनको जला दिया जाए और जो मिले उनको कत्ल कर दिया जाए। जब तक वो पकड़ में नहीं आते तो पूरे राज्य में उस समय लोगों को जलाया गया, मारा गया। और अंत में वो जिन लोगों ने कफन दफन किया था, जिन महार लोगों ने कफन दफन किया था, उनको पकड़ करके उनकी हत्याएं हुई। उसके बाद कुपित जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 4 राजाज्ञाएं जारी किया। पहली बात तो इन लोगों को जिन्होंने ये ऐसा कृत्य किया, संभाजी महाराज की लाश को उठाया, उनको गले में हड़िया और कमर में झाड़ू बांध दिया जाए। ये घटना 1796 की है। तो कमर में झाड़ू और गले में हड़िया बांधने का पहली राजाज्ञा हुई। दूसरी राजाज्ञा, इनके पास भू स्वामित्व नहीं होगा, ये जमीन के मालिक नहीं होगी, इनको घर में रहने का अधिकार नहीं होगा, ये दिन के उजाले में नहीं निकल सकते हैं। और ये राजाज्ञा। दूसरी राजाज्ञाएं जो इन अछूतों के अतिरिक्त हुई, जिन्हें आप शूद्र कहते हैं,
जिन्हें आप मराठा कहते हैं या बैकवर्ड कहते हैं, उनके लिए राजाज्ञा हुई कि वह जब कभी भी आज के बाद शादी विवाह करेंगे तो उनके घर की नवविवाहिता 3 दिन तक के लिए ब्राह्मण के घर में जाकर सेवा देगी। इसको कहते हैं डोली प्रथा, जिसको बाद में अंग्रेजों ने रोक लगा करके बंद किया। तो डोली प्रथा की प्रथा उन्होंने चालू किया, और आज भी वो डोली प्रथा का एक नमूना आपको समाज में देखने को मिलेगा कि हमारे समाज के लोग आज भी चौथी छुड़ाने जाते हैं। वो वही प्रथा है जो 3 दिन तक ब्राह्मणों के यहाँ सेवा करने के बाद चौथे दिन लोग दान दक्षिणा दे करके उनको हाथ में हाथ मिलाते थे। तो ये क्रूरता थी। और इसके अलावा एक क्रूरता और थी कि शनिवार वाड़ा में जब जो है पेशवाओं का राज हुआ, पेशवा बाजीराव का राज हुआ, तो वहाँ 40,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन दान दिया जाता था, और उनके परिवार के पोषण के लिए सरकारी खजाने से मान दे दिया जाता था। और इसकी व्यवस्था उस समय के जो हमारे किसान थे, किसानों को करना पड़ता था। इतना जबरदस्ती उनसे वसूली होती थी। अगर कोई किसान बाय द वे नहीं दे पाता था तो उसको पकड़ के ला करके उसको उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे। जो प्रतिवाद करता था, वो प्रतिवाद करने वालों को हाथी के पैर से नीचे उसके सर को रख करके हाथी के पैर। तो डोली प्रथा जो है वो के कारण जो है वो किसानों की औरतों को, किसानों को जो सभ्य लोग थे, अछूत को अछूत मान लिया गया, उसे तो छूना ही मना कर दिया। लेकिन बाकी लोगों को शादी विवाह के समय में उनकी डोली प्रथा के कारण उनको जो है ब्राह्मण के घर में सेवा देनी पड़ती थी। ये जो विभत्स घटना थी। उसके अलावा जो 40,000 ब्राह्मण वहाँ प्रतिदिन शनिवार वाड़ा में भोजन करते थे, और उनके परिवार की परवरिश के लिए सरकारी खजाने से मान दे दिया जाता था। ऐसे मान दिए जाने की जो प्रथा है, और जो भोजन दान की प्रथा है, ये पेशवाओं ने ब्राह्मण भोज के नाम से चालू कराया, जिसको आज भी हमारे लोग कर रहे हैं। और इतना भी भत्स शासन था कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता था उसको सीधे सीधे मार दिया जाने की प्रथा बनाई गई। इससे आजिज आकर, इससे तंग आकर के अपने महाराजा संभाजी महाराज की हत्या का बदला लेने के लिए और अपने ऊपर गुलामी के जो अधिकार, जो गुलामी जो थोपी गई थी, उस गुलामी से निजात पाने के लिए सिद्धनाथ महार के नेतृत्व में 500 महारों की एक टोली तैयार होती है, जो अंग्रेजी हुकूमत का सहारा लेकर के अंग्रेजों की एक इन्फेंट्री बनती है। उस इन्फेंट्री के माध्यम से वो तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद उन्होंने पेशवा बाजीराव के पास प्रस्ताव भेजा कि हम अंग्रेजों की तरफ से नहीं लड़ना चाहते हैं, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते थे, किंतु हमारा जो तुमने मानवीय अधिकार छीना है वो हमारा अधिकार हमको वापस कर दो, हम लड़ना नहीं चाहते। इस बार पेशवा बाजीराव ने कहा कि हम आपको सुई की नोक पर थर्राते हुए धूल के कण के बराबर भी अधिकार नहीं देंगे, तुम्हें जो करना हो करो। और इस पर जो है वहां पर सिद्धनाथ महार दहाड़ते हैं और पेशवाओं की सेना उनको दौड़ा देती है, किंतु सिद्धनाथ महार के सामने पेशवाओं की सेना जो है उनको पकड़ नहीं पाती। और फिर ये भीमापुरे गांव युद्ध होता है। इस भीमापुरे गांव युद्ध में 500 महासैनिकों ने 28,000 पेशवाओं की सेना को गाजर मूली की तरह काट करके पेशवा राज्य का अंत किया था। और वहां शनिवार वाड़ा में आग लगा दिया था। जो 40,000 महाब्राह्मण भोजन दान लेते थे, वहां शंख घंटा बजाते थे, पूजा पाठ करते थे, उसमें से अधिकांश मारे गए और कुछ भाग करके दूसरी पेशवा राज का अंत होता है। और यहाँ से वो शासन सत्ता अंग्रेजी हुकूमत के हाथ में आ जाती है। तो अंग्रेजी हुकूमत ने फिर राजाज्ञा जारी किया, और ये समय था 1 जनवरी 1818 को ये भीमापुरे गांव युद्ध हुआ। हम इन भीमापुरे गांव युद्ध के इन महान सपूतों को, इस शौर्य स्तंभ को हम सलाम करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं, हम नमन करते हैं, हम वंदन करते हैं। हमारा आज का ये दिन हमें ये बात कहने का अवसर मिला। तो ऐसे महान महापुरुषों ने जो है वो पेशवाओं की कुशासन का अंत किया। और अंग्रेजी हुकूमत आते ही पुनः 1 जनवरी 1818 को गले की हड़िया और कमर की झाड़ू उतर गई, और जो इसके लिए प्रेशर करने वाले थे कि नहीं होना चाहिए, उनको सजा का प्रावधान हुआ। 1 जनवरी 1818 के बाद
अंग्रेजों ने डोरी प्रथा बंद किया तो बहन बेटियों की इज्जत जो ब्राह्मणों के यहाँ 3 दिन के लिए जाती थी, जाना पड़ता था, सेवा देना पड़ता था, उसका अंत हुआ। और इतने नहीं, जो शनिवार वाड़ा में ब्राह्मण भोज होता था वो भी बंद हुआ। और उन ब्राह्मणों को खुश करने के लिए जो किसानों की महिलाओं को वहां नंगा परेड कराया जाता था उस पर भी पाबंदी लगी। घर बनाकर रहने का अधिकार मिला, घर बनाने के लिए सरकारी अनुदान की व्यवस्था हुई और पढ़ने लिखने का भी रास्ता वहीं से हमारा खुलना शुरू हुआ। ये पहली जनवरी 1818 की घटना है, लेकिन उसके बावजूद भी ब्राह्मणवाद हमारे ऊपर हावी रहा, क्योंकि हमारे मनो मस्तिष्क में हावी रहा। इस पर मैं एक बात आज और कहना चाहता हूँ कि इस देश का मूल निवासी जो आर्थिक रूप से अपंग है, जो शारीरिक रूप से अपंग है, जो कमजोर है, वो तो कमजोर है, किंतु इस देश का पढ़ा लिखा मूल निवासी समाज SC ST OBC बड़े पैमाने पर मानसिक रूप से हैंडीकैप्ड है। अब यहाँ एक बात कोट करने की जरूरत है कि जिन महापुरुषों ने नंगे रह करके, जिनको घर में रहने का अधिकार नहीं था, जिनको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, जिनका कोई मानवीय जीवन नहीं था, उन्होंने लड़ करके हमें आजादी दिया, हमें आजाद कराया और हम एक मानवीय जीवन जीने लगे। किंतु आज हम पढ़े लिखे लोग होकर के इतना हैंडीकैप्ड हो गए हैं दिमागी तौर पे कि हमें क्या करना है हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पुरखों ने हमें आज़ादी दिलाई और हम पढ़े लिखे लोग अपनी औलादों को आज गुलामी के जीरो में जकड़ता हुआ देख रहे हैं और हमारा दिमाग नहीं काम करना, यानी हम हैंडीकैप्ड हो गए दिमाग से। तो आज के समय में हमारी आपसे यही अपील है कि आपके पुरखों ने आपको मानवीय जीवन दिया, आपको आज़ादी दिलाई, आप अपने बच्चों की आज़ादी को जो है वो छीनते हुए देख रहे हो। उनकी अपने बच्चों की आज़ादी को बचाने के लिए अपने पुरखों की त्याग और बलिदानों को ध्यान में रखते हुए आप कृपया अपने दायित्व को निर्वहन करें और अपने बच्चों को गुलामी से बचाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।